हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। सदिश निरूपण वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इसमें हम एक निर्देश तंत्र लेते हैं जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पर ये मूल बिंदु है ओ, और यहाँ से हम Q1 और Q2 दो आवेश लेते हैं। Q1 आवेश का स्थिति सदिश वेक्टर R1 तथा Q2 आवेश का स्थिति सदिश वेक्टर R2 है। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा से यहाँ पर Q2 के द्वारा Q1 पर Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश R12 तथा Q1 के सापेक्ष Q2 पर का स्थिति सदिश वेक्टर R21 है। इसका परिणामी सदिश वेक्टर R21 इज इक्वल टू R1 वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। ये हमने कर दिया। अब हम इसको लिखते हैं कि दो आवेश Q1 तथा Q2 जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 हैं। वेक्टर R1 व वेक्टर R2। तो वेक्टर R21 इज इक्वल टू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। अब कूलाम के नियम से अब हम कूलाम के नियम से निकालते हैं Q2 आवेश पर इस Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण
उत्पन्न बल या लगा बल। F21 वेक्टर F21 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21, या फिर इसको लिख सकते हैं R21 इक्वल टू K Q1 Q2, R21 की जगह पर हम R2 माइनस R1 लिख सकते हैं, तो मोड R2 माइनस R1 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। जिस प्रकार से Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण बल उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार से Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण भी बल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण उत्पन्न बल तो इसी प्रकार से उत्पन्न बल हम डायरेक्टली लिखते हैं F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 स्क्वायर R12 यूनिट वेक्टर। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम देखते हैं कि एकांक सदिश ये जो दिशा बताते हैं, एकांक सदिश R21 तथा समीकरण सेकंड से R12 परस्पर बराबर तथा विपरीत दिशा में है, बराबर तथा विपरीत दिशा में है। अब जब ये बराबर है तथा विपरीत दिशा में है तो हम इसको लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर R21 इज इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर R12, क्योंकि जब ये परस्पर बराबर हैं तो बराबर का साइन आएगा, और विपरीत दिशा में है, एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे। और इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो एक दूसरे के ऊपर Q1 और Q2 बल लगाएंगे, वो भी बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा और बल इक्वल होगा। यहाँ से ये रिजल्ट निकल आया कि Q1 और Q2 के कारण एक दूसरे के ऊपर जो बल लगा है वो बराबर है तथा विपरीत दिशा में है, क्योंकि माइनस का साइन यही इंडिकेट करता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, अपोजिट डायरेक्शन है, विपरीत दिशा है। तो इस प्रकार से हमने इसका कंक्लूजन किया, कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण क्या होता है, ये हमने इसका रिजल्ट निकाल लिया। अब एक फैक्ट इसमें लिखते हैं कि दोनों आवेशों
दोनों आवेशों पर लगने वाले परस्पर दोनों आवेश पर लगने वाले बल परस्पर बराबर तथा विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में है और इससे अर्थात ये कूलाम बल न्यूटन के तृतीय नियम न्यूटन के तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात कूलाम बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। यहां से ये कॉन्क्लूजन निकल आया कि ये जो कूलाम बल है, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल, ये न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम का विश्लेषण करते हैं या इसी नियम का पालन करते हैं, क्योंकि कूलाम बल है F इजिकल टू F1 इजिकल टू माइनस F2 होता था। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में 11th में भी है और बाकी 9th में भी पढ़ा है। तो क्योंकि ये जो कूलाम बल है ये भी परस्पर न्यूटन के जो बल है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसी का पालन करता है। तो इस प्रकार से हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किया, जो डेरिवेशन आप समझ सकते, कुछ भी टफ नहीं था। एक हमने निर्देश तंत्र बनाया है, एक्स वाई जेड डायमेंशंस लिए है इसमें। Q1 Q2 दो आवेश लिए थे। Q1 आवेश के कारण स्थित सदिश R12 और Q1 के कारण R21 प्राप्त हुआ। निर्देश तंत्र का जो मूल बिंदु O है वहां से Q1 का स्थिति सदिश वेक्टर R1 तथा Q2 का स्थिति सदिश वेक्टर R2 है और यहाँ से जो परिणामी सदिश आता है निकल करके वो वेक्टर R21 इजिकल टू R2 में से R1 को घटा दिया है, ये प्राप्त हुआ। इसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। दो आवेश Q1 तथा Q2 जिनके मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थित सदिश उसमें दिए हुए हैं वही लिख दें, R1 वेक्टर R1 व RT है। तो फिर R21 इजिकल टू R2 माइनस R1 हो जाएगा। कूलाम के नियम से Q1 आवेश पर Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण उत्पन्न बल कितना होगा, तो वो इसके बराबर होगा। सेम वे में यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं। यहाँ सेम तरीके से इसी प्रकार से हमारा Q1 आवेश पर भी Q2 के आवेश के बराबर बल लगेगा। बाकी डिफरेंट यही है कि Q2 यहाँ पर है, R2 माइनस R1 है, यहाँ पर R1 माइनस R2, बाकी सेम टू सेम है। क्योंकि ये बाकी सेम है, केवल डिफरेंस ये हो रहा है कि यहाँ पर R2 में से R1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ पर R1 में से R2 घट रहा है, इसलिए। और यहाँ पर जो एकांक सदिश का हमें बताता है दिशा, तो वो 2-1 है और यहाँ पर 1-2 है। इतना ही डिफरेंस है, मतलब एकांक सदिश R21 तथा R12 परस्पर बराबर तथा विपरीत दिशा में है। ये लिख दिया हमने, माइनस का साइन विपरीत
दिशा के लिए हम हमेशा माइनस का साइन लेते हैं, जो कि हमने लिख दिया है। तो यहाँ से जो बल लगेंगे एक दूसरे के ऊपर, ये भी माइनस के साइन से इंडिकेट, क्योंकि बल ही दोनों बराबर हैं। दोनों आवेश पर लगने वाले बल परस्पर बराबर हैं तथा विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस का साइन लगा दिया है। अर्थात कूलाम बल न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है। इस प्रकार से हमने ये ड्राइव किया कि कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पूछा गया है पहले भी, तो आप इसका प्रैक्टिस करिए। इससे अगला वाला टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। इससे पहले हम ये समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें मिलते हैं कूलाम के नियम से संबंधित। उन फैक्टों पर भी हम बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं, और वो कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं कूलाम के नियम से संबंधित, इन तथ्यों पर हम बात करेंगे। कूलाम नियम से कूलाम बल कितना मजबूत होता है, या फिर ये कूलाम का जो बल है वो किस जगह पर लागू होता है, इन तथ्यों की हम बात करते हैं अगले पॉइंट में। तो अगला पॉइंट है हमारा कूलाम के नियम से संबंधित संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स related to कूलाम्स लॉ। कूलाम के लॉ से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं, किन किन पर बातों पर ये कूलाम का नियम काम करता है, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो कई पॉइंट हैं इसके। जैसे सबसे पहले, ये कूलाम का नियम किस पर लागू होता है और किस पर लागू नहीं होता है। तो पहला पॉइंट हम लिखते हैं, कूलाम का नियम कूलाम बल का नियम, या कूलाम बल 10 की पावर -15 मीटर से लेकर 10 की मतलब कुछ किलोमीटर किलोमीटर दूरियों के बीच काम करते हैं, बीच अपना प्रभाव दर्शाते हैं या फिर काम करते हैं, बीच कार्य करते हैं। जो इनका प्रभाव देखने के लिए मिला है वो 10 की पावर -15 मीटर से लेकर के और कुछ किलोमीटर दूरियों के लिए ही है। कहने का मतलब ये है -10⁻⁻15 मीटर से कम दूरियों के लिए ये कूलाम के बल कार्य नहीं करते हैं, ये प्रभावी नहीं होते हैं। तो 10⁻⁻15 से कम दूरी के लिए प्रभावी नहीं। तो प्रभावी किसके लिए होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर से कुछ किलोमीटर दूरी के लिए, लेकिन इससे कम दूरी है तो ये प्रभावी नहीं होंगे। आगे अगला पॉइंट है, कूलाम बल स्थिर आवेशों, स्थिर बिंदु आवेशों
पर कार्य करते हैं। स्थिर है, आवेश स्थिर है, स्टेबल है तथा बिंदु के टाइप का है, उसी पर ये कूलाम के बल कार्य करते हैं। तथा कुछ स्थितियों में ये गोलों पर भी कार्य कर सकते हैं। तथा गोलीय आवेशों, गोलों या फिर गोलीय आवेशों पर भी प्रभावी होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि गोलीय आवेश रखे हुए हैं, गोले टाइप के आवेश रखे हुए हैं, उन पर भी ये कूलाम का बल है वो काम करता है, कूलाम का नियम काम करता है। स्थिर वैद्युत बल का नियम है कूलाम का नियम, ये प्रभावी रहता है, ये काम करता है। ठीक है, तो बाकी स्टेबल है, गोलों तक ही सीमित है। बाकी अन्य टाइप के जो भी आवेश हैं उन पर ये काम नहीं करता है। तो बिंदु के टाइप का आवेश हो सकता है या फिर गोलीय आवेश हो सकता है। इन्हीं प्रकार के आवेशों पर ये कूलाम के नियम काम करते हैं। आगे पॉइंट है कूलाम बल या फिर स्थिर वैद्युत बल। कूलाम बल कूलाम बल 10⁻40 कूलाम बल गुरुत्वीय बलों से, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं गुरुत्वीय बलों से या गुरुत्वीय बलों की तुलना में 10⁻40 गुना होते हैं। ठीक है, कूलाम बल इतना प्रबल बल होता है, पावरफुल फोर्स होता है कि गुरुत्वीय बलों की तुलना में ये 10⁻40 गुना होता है। एक के आगे 40 जीरो लगा दें, इतना गुना बड़ा होता है। तो कूलाम बल बहुत ही बड़े हैं। विद्युत स्थिर आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो काफी प्रबल है कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वीय बलों की तुलना में। और कितना है वो 10⁻40 गुना होते हैं या तक होते हैं। आगे है कूलाम नियम वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करता है, या व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। ये भी हमने समझ लिया है। F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, या फिर ऐसे ही लिख दीजिए, ये हमें मालूम है F प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यहाँ से पता चलता है कि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का ये पालन कर रहा है कूलाम बल, या कूलाम का नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। यहाँ से रिजल्ट मिल गया। आगे और भी चीजें हैं कुछ। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि कूलाम नियम या कूलाम बल न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है।
इस रिजल्ट को हमने अभी लिखा था। इससे पहले वाला जो टॉपिक था सदिश निरूपण, कूलम्ब बल का सदिश निरूपण, इसमें हमने बात करी थी कि तृतीय नियम का ये पालन करता है। आगे और भी पॉइंट इसके हो सकते हैं। एक पॉइंट और होता है इसका कि आवेशों की गतिशील अवस्था में, आवेशों की गतिशील अवस्था में आवेशों की गतिशील अवस्था में इनके मध्य विद्युत बल, इनके मध्य विद्युत बल के साथ साथ विद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल भी काम करता है। चुंबकीय बल भी कार्य करते हैं, या प्रभावी रहते हैं। इस प्रकार से ये कूलाम के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कि आवेश यदि मोशन में है, गतिशील अवस्था में है, तो उनके साथ मध्य में, बीच में विद्युत बल तो काम करेगा ही करेगा, उसके साथ में चुंबकीय बल भी काम करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, ये हमने समझ लिया। कूलम्ब बल गुरुत्वीय बलों की तुलना में कितना गुना बड़ा होता है, तो 10 की पावर 40। और कूलम्ब बल स्थिर विद्युत बल आवेशों पर कार्य करते हैं, गोलीय आवेशों पर भी प्रभावी होते हैं, या फिर गोलीय आवेशों पर भी ये कार्य करते हैं। ठीक है, तो बिंदु आवेश है और गोली की बात की। आगे कूलम्ब बल कहाँ पर लागू होते हैं, तो 10 की पावर -15 मीटर से लेकर के कुछ किलोमीटर की दूरियों के बीच कार्य करते हैं, और 10 की पावर -15 मीटर से कम दूरी के लिए प्रभावी नहीं होते हैं ये। और हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब भी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की, तो उनके बीच में भी जो बल लगता है वो यही स्थिर विद्युत बल काम करते हैं। और क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी होती है वो 10 की पावर -15 की कोटि की होती है, या उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन इससे कम की नहीं होती है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर यहाँ पर भी किसी भी परमाणु में ये बल काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि कूलाम के बल से संबंधित थे, कूलाम के नियम से संबंधित थे, इनको हमने समझ लिया। आगे का हम टॉपिक को लेकर चलते हैं कि हमने अब तक पढ़ा था कि स्थिर विद्युत बल, लेकिन आवेश दो ही पड़े थे। यदि दो आवेश हैं तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, ये हमने कूलाम के नियम से पता कर लिया था। लेकिन क्या हम दो से अधिक आवेशों के बीच भी बलों का आदान प्रदान कितना होगा, या फिर बल कितना बल लगेगा, इसको हम प्रूव कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं? तो हाँ, अगला नियम ये हमें ये बताएगा कि एक से अधिक आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, परिणामी बल लगेगा, वह कितना होगा, किसके बराबर होगा। तो इस बात को हम अगले टॉपिक में समझते हैं। जैसा कि नाम है, बहुल आवेशों के बीच बल, आवेशों के बीच बल। बहुल मीन्स बहुत सारे या मल्टीपल, तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, एक से ज्यादा चार्ज है, एक से ज्यादा आवेश हैं, तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, या बहुत सारे आवेश हैं, बहुल आवेश हैं, उनके बीच में कितना बल लगेगा, इस नियम से हम जानेंगे। या फिर इसको दूसरे नाम से भी जान जाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण
रोपण का सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इनको इस नाम से भी जाना जाता है, बहुल आवेशों के बीच में बल, या फिर अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर बहुलीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको बहुलीकरण का सिद्धांत किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और पूछा जाता है। बहुलीकरण का सिद्धांत, आवेशों के बहुलीकरण का सिद्धांत, आवेशों के बहुलीकरण का सिद्धांत। तो ये क्या होता है, हमने एक आवेश लिया यहाँ पे, ये क्यू आवेश है, Q1 आवेश यहाँ पर है, इसके चारों ओर भी कुछ आवेश हैं, वो कितना बल लगाएंगे, ये Q2 आवेश है, ये Q3 आवेश है, ये Q4 है, और यहाँ पर ये Qn मान लिया। इनके बीच की जो दूरियां हैं, ये R12 है, 1 से 2 के बीच में R12 है, यहाँ से लेकर के R12, R13, R14 और R1n, ये बीच की दूरी है। Q1 आवेश और Q2, Q3, Q4 के बीच की दूरियां क्रमशः क्या है, ये लिखी हुई है। अब Q1 आवेश पर Q2 आवेश बल लगाएगा, तो वेक्टर 1 2 लगाएगा। ऐसे ही Q3 बल लगाएगा Q1 पर, तो वेक्टर F13 लगाएगा। ये 4 भी लगाएगा, तो Q1 4 हो जाएगा, सॉरी F1 है, F1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये Qn भी बल लगाएगा, तो ये F1n हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये कुल बल लगेंगे, लेकिन हमें इसका परिणामी बल निकालना है। तो सबसे पहले तो इसको एक थ्योरेटिकल लाइन के रूप में हम लिख सकते हैं कि किसी भी आवेश पर किसी भी आवेश पर विभिन्न आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल आवेशों के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो किसी भी आवेश पर, किसी एक आवेश पर विभिन्न आवेशों के द्वारा, एक से अधिक आवेश हैं, उनके द्वारा जो बल लगाया जाएगा, ये परिणामी बल होगा, वो आवेशों के सदिश योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F। अब इन पर जो बल लगे गए हैं, उन बलों को लिख लेते हैं।
F12 वेक्टर F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। वेक्टर फोर्स वेक्टर 1 3 इक्वल टू K Q1 Q3, यहाँ पर Q3 अपॉन में R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर 13, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से आगे वेक्टर 14 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R14 स्क्वायर यूनिट वेक्टर 14, इक्वेशन नंबर थर्ड। सेम वे में F1n इज इक्वल टू वेक्टर 1n इज इक्वल टू K Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1n, इक्वेशन नंबर 4। क्योंकि हमें मालूम है आवेशों के सदिश योगफल के बराबर होता है, और जब बल योगफल के बराबर होता है तो फिर हम इसका परिणामी जो बल निकालेंगे उसको ऐड कर देते हैं, तो यहीं से हमें प्राप्त हो जाएगा अलग अलग बलों के सदिश बल। आवेशों के बल क्या है इसमें, किसी भी आवेश पर भिन्न आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल। आवेशों के बलों के आवेशों के बलों के आवेशों द्वारा जो बल लगे हैं ये इनके सदिश योगफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे F इक्वल टू, F नीचे लिख देते हैं हम, F इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 प्लस डॉट 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 वेक्टर F1n इसके बराबर होगा। अब ये सारी की सारी वैल्यू इधर रखते हैं हम, तो हमें कंक्लूजन मिलेगा F इज इक्वल टू K। देखिए यहाँ पर हर जगह पर ही K है, K को हम कॉमन ले सकते हैं या फिर लिख लीजिए, बाद में कॉमन ले लेंगे। Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस K Q1 Q4 अपॉन R14 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R14 प्लस डॉटेड K Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1n। ये हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि K हमें सब जगह पर ही दिखाई दे रहा है, इसलिए K को कॉमन ले लेते हैं। तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर 12 प्लस, ये दिशा बता रहे हैं, Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R13 प्लस Q1 Q2 अपॉन, सॉरी Q2 नहीं है, ये Q4 है, यूनिट वेक्टर सॉरी R स्क्वायर 14 यूनिट वेक्टर R14 प्लस डॉट डॉट Q1 Qn अपॉन R1n यूनिट वेक्टर। यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो परिणामी बल होगा, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, वो ये कहता है कि सारे के सारे जो बल लगेंगे आवेशों के द्वारा, उन बलों के योगफल के
बराबर होता है। यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। बल आवेशों के बीच में बल है या फिर आवेशों का बहुलीकरण का सिद्धांत है। पूछा गया है, चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको प्रैक्टिस करें। बाकी इस के की वैल्यू को यदि लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, एफ इक्वल टू 1/4πε0 1/4πε0 और फिर वही Q1 Q2 अपन R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12 प्लस 1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर 13 प्लस 1 अपॉन Q1 Q4 अपॉन R13 4 है स्क्वायर R1N 4 यूनिट वेक्टर प्लस डॉटेड, मतलब जितने भी आवेश होंगे उनका सारे के सारे आवेशों का बल है, इसको जोड़ देंगे, वहीं से हमें रिजल्ट मिल जाएगा। क्या है? Q1 Qn अपॉन R1N स्क्वायर यूनिट वेक्टर R1N। तो इस प्रकार से हमने इस बहुल आवेशों का जो सिद्धांत है उसको हमने यहाँ पर किया और ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे जो भी नेक्स्ट टॉपिक है हम अगले वीडियो में लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसको ध्यान से समझिए तथा इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि एग्जाम में यदि ये प्रश्न आते हैं तो आप इसका आसानी से जवाब देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।